फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ओके। सो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के पहले तो एग्जांपल देख लेते हैं। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का कोई एग्जांपल बताओ। मोबीक्विक, सबने सुना है मोबीक्विक, ठीक है। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आर सच इंस्ट्रूमेंट जो कि क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस ऑफर करते हैं ज़्यादा, है ना, परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस मोर देन देयर स्टोर्ड वैल्यू। मतलब मोबीक्विक के अंदर कुछ नहीं है लेकिन वो फिर भी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है, ओके। सो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 कैन इशू पीपीआई। बिल्कुल सही है। यहाँ पे पीपीआई के बारे में बात करते हैं। कंपनीज एक्ट में जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड है, कंपनीज एक्ट में वो क्या कर सकते हैं, पीपीआई इशू कर सकते हैं। और ये एक और चीज़ है, इसमें नो इंटरेस्ट, इसमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। और इसको लाइसेंस और रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। लाइसेंस एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ओके। पहला स्टेटमेंट, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट कैन इशू पीपीआई, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, द कंपनीज इशूइंग पीपीआई हैव द ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट। यहाँ पे मैंने बोला था पे इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लगता, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, दिस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आर लाइसेंस एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बिल्कुल सही है। हमसे पूछा क्या है? करेक्ट 1 and 3, सी सही हो जाएगा, ओके। उसके बाद 62nd नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, एसपीआर, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। ये न्यूज़ में थे, करंट अफेयर्स की बात है, जुलाई 2021, ओके। तो एसपीआर के बारे में बात कर रहे हैं। जो एसपीआर है उसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करता है आईएसपीआरएल। आईएसपीआरएल मतलब इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। और ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ, ओके, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ओके। और इम्पोर्टेंट क्या है इसके बारे में? इम्पोर्टेंट ये है कि जो फेज़ 1 था इसका, वो फेज़ 1 3 सिटीज़ में क्या किया गया था? इम्प्लीमेंट किया गया था। कौन कौन सी सिटीज़ हैं? मुंबई, विशाखापट्टनम एंड नॉट मुंबई, सॉरी, विशाखापट्टनम, मैंगलुरु एंड पडूर। और ये कमर्शियलाइज किया सकता है किसको? एसपीआर को। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, उनको क्या कर सकता है? इट कैन बी कमर्शियलाइज्ड, ओके। सो पहला स्टेटमेंट है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज इज बीइंग मैनेज बाय द पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, इसको मैनेज कौन करता है? आईएसपीआरएल, इंडियाज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर आता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, अंडर फेज 1 ऑफ द स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पार्टनरशिप प्रोग्राम, रिजर्व्स हैव बीन सेटअप इन, इट हैज़ बीन सेटअप इन विशाखापट्टनम, तो सही है। मुंबई या चेन्नई गलत है। इट हैज़ बीन सेटअप इन विशाखापट्टनम, मैंगलुरु एंड पंडूर, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। थर्ड, इंडिया कैन कमर्शियलाइज दिस रिजर्व टू जनरेट रिवेन्यू, बिल्कुल सही है, इसको कमर्शियलाइज किया जा सकता है। करेक्ट पूछा गया हमसे, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली। नाउ 63rd नंबर क्वेश्चन, Which among the following space agencies
हैव कोलैबोरेटेड टू लॉन्च सोलर ऑर्बिटर, ठीक है ना। जो सोलर ऑर्बिटर है उसको नासा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर लॉन्च किया था, ठीक है। ये रहा नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये भी था करंट अफेयर्स में जुलाई 2021 के, इसीलिए क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू OECD अपॉन G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील रिसेंटली इन न्यूज़, ये भी करंट अफेयर जुलाई 2021 में था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। OECD G20 पार्टनरशिप की बात किया गया है, ओके। सो यहाँ पे ये डील करता है टू एड्रेस द टैक्स चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम द डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। OECD और G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क, टैक्स फ्रेमवर्क, नाम समझ रहे हैं, टैक्स, ओके। टैक्स चैलेंजेस की बात करते हैं, किसकी बात करता है, टैक्स चैलेंजेस की बात करता है। पहला सही हो गया। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रिसेंटली न्यूज़, कौन सा फंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रिसेंटली न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके। तो ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होते हैं क्या करते हैं, डेट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है ना। ओके, तो एक एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, किस लिए, फॉर इन्वेस्टमेंट इन द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि पहला स्टेटमेंट यही बोल रहा है। फॉर व्हाट, फॉर इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। तो ये गलत, सॉरी पहला सही है। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना, नॉट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ठीक है, इसीलिए इसी पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस किया जाता है, नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड, बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्शन प्रोजेक्ट आर एलिजिबल अंडर द स्कीम, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बायो स्टिमुलेंट प्रोजेक्ट भी आते हैं। बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्शन प्रोजेक्ट आर इंक्लूडेड इन इट। तो ये सही हो जाएगा। करेक्ट पूछा है हमसे 1 और 3 बी। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन बोलता है विथ रेफरेंस टू लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पहले तो बात करते, कोई भी ऐसा मेज़र आता है तो उसको पहले तो मेज़र कैसे करते हैं, उसको मेज़र करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और ये डिफाइन क्या होता है, इट इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ द, इट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज द पार्टिसिपेशन रेट which is defined as the percentage of working age population currently employed, seeking और अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। ऐसे जो कि एम्प्लॉयड हैं, सीकिंग टू एम्प्लॉयड और अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयड, है ना। ऐसे पॉपुलेशन जो कि एम्प्लॉयड हैं, है ना, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं और अवेलेबल हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इज पब्लिश्ड बाय द लेबर ब्यूरो विच एक्सेसेस द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया, नो इट इज़ पब्लिश्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये बिल्कुल क्या होना चाहिए, वर्किंग एज होना चाहिए ना। वर्किंग एज पॉपुलेशन करेंटली एम्प्लॉयड, सीकिंग और अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द पॉपुलेशन, ये सही है।
करेक्ट पूछा गया है, 2 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विथ रेफरेंस टू 67 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन रिसेंटली न्यूज़। तो ये भी करंट अफेयर्स में था जुलाई 2021 के। पहला ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है, देख लेते हैं। बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं। सबसे पहले तो ग्रे हाइड्रोजन, फिर ब्लू हाइड्रोजन, फिर ग्रीन हाइड्रोजन, फिर ब्लैक हाइड्रोजन। मेनली इसके नाम समझ सकते हैं, ग्रे हाइड्रोजन। तो ग्रे हाइड्रोजन कैसा हाइड्रोजन है? ऐसा हाइड्रोजन है जो कि कैसे बना? SMR से बना। कैसे बना? SMR से। SMR मतलब स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग से बना, उसको क्या बोलेंगे? ग्रे हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? ओके, तो पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये बोल रहे हैं प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। ब्लू हाइड्रोजन क्या बोलेंगे? ब्लू हाइड्रोजन जो कि कोल गैसिफिकेशन से बना, उसको ब्लू हाइड्रोजन बोलेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? जो कि ना, ग्रीन हाइड्रोजन नाम सुना, ग्रीन मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करता, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है। इलेक्ट्रोलिसिस किसका? रिन्यूएबल्स का। ब्लैक हाइड्रोजन बिट्यूमिनस कोल से बनता है। ओके, अब मैच कर लेते हैं। ग्रे हाइड्रोजन बोल रहा है प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, नहीं, ये कैसे बनता है? SMR। SMR मतलब स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, ठीक है। ब्लू हाइड्रोजन कोल गैसिफिकेशन एंड कार्बन कैप्चर, दैट इज CCS, कोल गैसिफिकेशन एंड कार्बन कैप्चर, तो सही है दूसरा वाला। तीसरा ग्रीन हाइड्रोजन स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग से नहीं बनता, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ रिन्यूएबल से बनता है, ठीक है। दोनों ये क्या है? एक्सचेंज है आंसर्स, ठीक है। सो फोर्थ देखते हैं, ब्लैक हाइड्रोजन प्रोड्यूस थ्रू द बिट्यूमिनस कोल ट्रांसफॉर्मिंग द बिट्यूमिनस कोल इनटू गैस, क्या बनेगा? ब्लैक हाइड्रोजन। करेक्टली मैच पूछा है हमसे। सेकेंड एंड फोर्थ बी। ओके, 68 नंबर क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू रामाप्पा टेम्पल रिसेंटली इन न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये भी जुलाई के करंट अफेयर्स में था 2021 के। सो रामाप्पा टेम्पल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। रामाप्पा, ओके, तो ये जो रामाप्पा टेम्पल है ये, ठीक है ना, तो इसको रिसेंटली 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट में ऐड किया गया था। ओके, और ये शिवा टेम्पल है, ये तो हमको पता होना चाहिए, शिवा टेम्पल है। बट इसको बनाया किसने? काकतीयास ने बनाया था। काकतीयास ने बनाया था, ये इम्पोर्टेंट। इसको काकतीयास ने बनाया था। और इसकी फेमस क्यों है? क्योंकि इसको लाइट वेट ब्रिक से बनाया गया, जिससे इसको फ्लोटिंग ब्रिक से बनाया गया था। किससे बनाया गया था? फ्लोटिंग लाइट वेट ब्रिक से, जिसको इसीलिए बोलते हैं फ्लोटिंग ब्रिक टेम्पल। लाइट वेट ब्रिक से बनाया गया था, इसीलिए उसको बोलते हैं फ्लोटिंग ब्रिक टेम्पल। ओके, और क्या है? बस इतना ही। और इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इसे जो वॉल्स हैं, पिलर्स हैं और सीलिंग्स हैं, इसमें क्या है? इलेबोरेट डिजाइंस बने हुए हैं, मतलब इलाबोरेट कार्विंग देखने को मिलेगा हमको। ओके, चलिए आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला, इट इज़ अ शिवा टेम्पल बिल्ड अंडर द पैटर्न ऑफ होयसलास रूलर, नहीं, होयसलास नहीं, काकतीयास। तो पहला गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट। जब पहला गलत हो गया तो अपने पास इनकरेक्ट पूछा है हमसे, तो पहला मतलब ए और डी हो सकता है आंसर। सेकेंड, इट इज़ अ वॉल्ड कॉम्प्लेक्स विथ पिलर एंड पिरामिडल विमानास मेड अप ऑफ हैवी वेट ब्लैक पेंटेड ब्रिक्स, नॉट हैवी वेट, इट इज़ लाइट वेट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, तो आंसर सेकंड गलत होता है, अपने पास दोनों वही रहेंगे। द वॉल, पिलर एंड सीलिंग ऑफ द टेम्पल आर कवर्ड विथ इलाबोरेट कार्विंग्स, ये सही है। तो ये अपने पास नहीं होगा, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो ए हो जाएगा, 1 and 2 ओनली इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स।
नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल की बात करना है। ओके, सो बिजनेस साइकिल के बारे में इम्पोर्टेंट क्या होता है कि ये जो होते हैं ना, ये डोमेस्टिक मार्केट को बताते हैं। ठीक है, सो बिजनेस साइकिल हैव इन्फ्लुएंस ऑन डोमेस्टिक मार्केट साइकिल। मार्केट साइकिल मतलब स्टॉक मार्केट साइकिल। ओके, उसके बाद क्या है, इन्फ्लेशन जो होता है ना वो रिसेशन के समय, अब ये मेन चीज़ है। ठीक है, अब बिजनेस साइकिल के लिए बात कर लिया, अब उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है बिजनेस साइकिल डज नॉट हैव अ इन्फ्लुएंस ऑन डोमेस्टिक मार्केट साइकिल। नहीं, बिल्कुल इन्फ्लुएंस होता है ना, ये इन्फ्लुएंस करता है डोमेस्टिक मार्केट साइकिल को। जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, डिफरेंट स्टेजेस में जो स्टॉक मार्केट है उसके भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। इन्फ्लेशन डिक्रीज ड्यूरिंग रिसेशन एंड इंक्रीज ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिकवरीज, बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशन का मतलब एक ही चीज़ है, मोर इज द मनी सप्लाई है ना, फ्यू इज द गुड्स। मनी सप्लाई ज़्यादा है, गुड्स कम है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जब इकोनॉमिक रिसेशन होता है तो मनी सप्लाई कम होता है, इसीलिए इन्फ्लेशन कम होता है। बट जब हमारे पास रिकवरीज होता है तो मनी सप्लाई ज़्यादा होता है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा खर्च करने के लिए होगा तो क्या करेंगे, गुड्स ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगा, प्राइस राइज हो जाएगा। तीसरा हेलीकॉप्टर मनी, मतलब हेलीकॉप्टर से पैसा दे देंगे सबको। कैसे हेलीकॉप्टर जाएगा, सबको क्या करेगा, पैसा दे देगा, ऊपर से गिरा देंगे पैसा। कैन बी यूज्ड एज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल बाय द सेंट्रल बैंक टू कम आउट ऑफ द रिसेशन पीरियड ऑफ द बिजनेस साइकिल। बिल्कुल सही। एक तरह का अभी तक प्रैक्टिकल ये नहीं किया गया, कहीं में प्रैक्टिकली इसको अप्लाई नहीं किया गया, बट इट कैन बी डन। ओके, जो सबके पास पैसा नहीं है तभी तो क्या हो रहा है, रिसेशन है, पैसा दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिकवरी, गुड्स खरीदेंगे। हायर इज द गुड, हायर इज द डिमांड, हायर इज द डिमांड, हायर इज द प्रोडक्शन, हायर इज द प्रोडक्शन, हायर इज द सप्लाई, हायर इज सप्लाई, फिर से वही एम्प्लॉयमेंट और सब साइकिल चलता जाएगा, रिकवरी आ जाएगी। करेक्ट पूछा गया हमसे 2 और 3 सी। विथ रेफरेंस टू बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बैंकिंग सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है ना, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पीपीबी होते हैं, पेमेंट बैंक्स होते हैं, और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ये होते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक्स, डिफरेंशिएटेड और नीश बैंक। क्योंकि ये प्रोवाइड क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं, सबको फाइनेंशियल एक्टिविटी मिल पाए, इसको ये इंश्योर करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है, सबको क्या मिल पाए, फाइनेंशियली एक्टिविटी सब अच्छे से कर पाएँ, एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है, और ये जो बैंक्स में ना, और ये जो पेमेंट बैंक्स होते हैं वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 साल के बाद क्या कहते हैं, अपग्रेड किए सकते हैं, लेकिन अपने आप नहीं होगा। ये जो प्रोसेस है ना ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। इसके लिए आरबीआई को बताना पड़ेगा, है ना, अप्लाई करना पड़ेगा टू दी आरबीआई फॉर अपग्रेडेशन इनटू दी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनको पेमेंट बैंक्स को। ओके, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, दी पेमेंट बैंक एज वेल एज दी स्मॉल फाइनेंस बैंक आर डिफरेंशिएटेड बैंक्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को। सेकेंड स्टेटमेंट, पेमेंट बैंक्स कैन ट्रांजिशन इनटू ए स्मॉल फाइनेंस बैंक ओनली आफ्टर 5 ईयर ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन, बिल्कुल सही है। थर्ड, अ स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन ऑटोमेटिकली बी अपग्रेडेड टू अ यूनिवर्सल बैंक, not automatically, they have to apply to the RBI, okay, to become a universal bank। तो ये गलत हो जाएगा, तो हमसे पूछा क्या है, करेक्ट 1 और 2 ए। विथ रेफरेंस टू हरित धारा,
क्वेश्चन क्या बोलता है, हमको क्वेश्चन पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू हरित धारा रिसेंटली इन न्यूज़ विच ऑन द फॉलोइंग ऑप्शन बिलो इज करेक्ट। हरित धारा के बारे में बात की, करंट अफेयर्स में था जुलाई 2021 में, ठीक है। हरित धारा नाम समझ रहा है, हरित, ओके, दैट इज़ एनीथिंग रिलेटेड टू ग्रीन। तो यहाँ पे ये ऐसा तरीका है, इट इज़ एन एंटी मेथनोजेनिक फीड सप्लीमेंट विच इज़ डेवलप्ड बाई NIANP, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। हरित धारा है ना, एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में बात करता है फॉर बोवाइंस एंड शिप्स। तो सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एक तरह फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आते रहते हैं यूपीएससी में। सो हरित धारा मतलब ग्रीन धारा मीन्स एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। इसको डेवलप किसने किया था, NIANP, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, ओके। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अपने को याद होना चाहिए, क्वेश्चन आया तो एज इट इज़ सही हो जाएगा। नाउ 72nd क्वेश्चन, फ्राइट स्मार्ट सिटीज़। एक तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन ये भी है, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है जुलाई 2021 का, उसको रिवाइज़ किया है तो ये सही होगा, वरना ये गलत होगा, छोड़ेंगे नहीं, गलत हो जाएगा अगर रिवाइज़ नहीं किया तो। इनिशिएटिव रिसेंटली न्यूज़ कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस इनिशिएटिव द गवर्नमेंट एम टू रिड्यूस ट्रक ट्रैफिक ऑन रोड्स। बिल्कुल सही है, नाम समझ आ रहा है, फ्राइट स्मार्ट सिटीज़। एक बार इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। फ्राइट स्मार्ट सिटीज़, ओके। पहला, ये क्या करता है, रोड ट्रैफिक रिड्यूस करता है, रिड्यूस ट्रक ट्रैफिक ऑन रोड्स, ओके। और क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीज़ में है ना, तो जो सिटी लेवल लॉजिस्टिक कमेटी बनाई जाती है, इसको इम्प्लीमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए, ओके। सिटी लेवल लॉजिस्टिक कमिटीज़, ओके। और ये सारे के सारे कैपिटल सिटीज़ में जितने भी स्टेट्स हैं, सारे कैपिटल उनके जितने भी स्टेट्स हैं उनके कैपिटल में ये लागू कर दिया गया है इसका फेज़ 2, ओके। प्लस ऐसे कोई भी सिटी जिनका पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो, उन सिटीज़ में जो फ्राइट स्मार्ट सिटीज़ का प्रोजेक्ट है वो लॉन्च कर दिया गया। तो अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, स्टेट लेवल लॉजिस्टिक कमिटीज़ वुड बी फॉर्म टू डिवाइस सिटी लॉजिस्टिक प्लान, नॉट स्टेट लेवल, सिटी लेवल लॉजिस्टिक कमिटी, ओके। तो यहाँ पे सिटी लेवल होगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, फेज 2 ऑफ दिस इनिशिएटिव टारगेट ऑल दी स्टेट कैपिटल एंड सिटीज़ विथ पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 मिलियन, ये सही है। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है 2 ओनली, डी इज़ दी करेक्ट आंसर। 73rd, खान्स इकोसिस्टम, एक तरह का ये भी न्यूज़ में था, मतलब जुलाई 2021, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, इसी को बोलते हैं भाई, ऐसे नहीं आती कि क्या हुआ था, ये आता है खान्स इकोसिस्टम। आपको पता है कि नहीं पता है, खान्स इकोसिस्टम रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। खान्स इकोसिस्टम एक तरह का क्या है, एस्चुराइन सिस्टम है, किसका, एग्रीकल्चर का, विच इज़ प्रैक्टिस इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ गोवा, इसीलिए न्यूज़ में था ये, ठीक है। गोवा के फ्लड प्लेन्स जो हैं वहाँ पे ये प्रैक्टिस किया जाता है, एस्चुराइन सिस्टम, किसके लिए, फॉर एग्रीकल्चर। 74th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है, सपोज एक आदमी के पास 2 चॉइसेस हैं, है ना, या फिर मोबाइल फ़ोन ए खरीदे या फिर मोबाइल फ़ोन बी खरीदे। अगर इस आदमी ने मोबाइल फ़ोन ए खरीदा तो जो फ़ायदे इसके पास मोबाइल फ़ोन बी खरीदने से मिलते उसको इसने फॉरगोन किया। सो इट इज़ व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज़ द बेनिफिट फॉरगोन एज द रिजल्ट ऑफ कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर डिसीजन। ए को खरीदने से जो बी के जो फ़ायदे थे उसको नहीं मिल पाए, और इसी को क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको एक कीमत चुकानी पड़ी बी को ना खरीदने की, दिस इज़ व्हाट वी कॉल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स, ओके। सो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, द इनकम और बेनिफिट फॉरगोन एज द रिजल्ट ऑफ कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर डिसीजन इज व्हाट वी कॉल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ 75th क्वेश्चन, दिस मार्शल आर्ट वॉज डेवलप्ड बाय तमिल्स, यस। तमिल से एक अपने पास एक चीज़ याद आनी चाहिए, अगर तमिल है तो सिलाबम, है ना यार, सबको पूरे स्टेटमेंट नहीं पढ़ना होता, इतना समय होता किसके पास है, प्रीलिम्स में होता ही नहीं है समय, ठीक है। सो तमिल की जो सबसे पहले मार्शल आर्ट है ना, केरला की है कलारीपट्टू, है ना। केरला की किस मार्शल आर्ट का नाम क्या है, कलारीपट्टू। ये क्वेश्चन आ चुका है, अब यहाँ से आ चुका तो ये थी ना आएगा,
अब तमिलनाडु की बात है ना, केरला के बाद तमिलनाडु, तो सीलाबाम जो है वो तमिलनाडु का है, तो ये आप पूरा नहीं पढ़ना होता, बस तमिलनाडु देख के सीलाबाम नाउ खत्म हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ था क्योंकि रिसेंटली इसको खेलो इंडिया प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया था। ओके, सो ये भी करंट अफेयर का पार्ट है जुलाई 2021 के। विथ रेस्पेक्ट टू द फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट जो होता है वो सोसाइटी के हर पोर्शन तक है ना, लास्ट पीपल तक क्या चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश करता है। सोशलिस्ट सोसाइटी, ओके। कैपिटलिस्ट, कैपिटल मतलब पैसा, पैसा के लिए जो होता है उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, जो सोसाइटी के लिए होता है उसको सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। नाउ विथ रेस्पेक्ट टू द फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। दूसरा, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखो कलेक्टिव फार्मिंग होगा कि नहीं होगा इसको कैसे पता लगा सकते हैं। कलेक्टिव फार्मिंग बिल्कुल होगा, क्योंकि कलेक्टिव फार्मिंग साथ में करेगा तो क्या होगा, सोसाइटी को बेनिफिट होगा। मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं, मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगा तभी तो सोसाइटी के हर आदमी को मिलेगा। नहीं तो अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी चीज़ों पे तो जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो सारी गुड्स को, सारी जो बेनिफिट्स हैं वो अपने ऊपर ले लेंगे, तो जो लोगों को जहाँ तक मिलना चाहिए, सारे लोगों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। सो मैक्सिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड हो गया गलत, तो हमसे पूछा गया है करेक्ट, तो सेकंड वाले जहाँ जहाँ पे उसको एलिमिनेट कर दिया ना। 1 और 4 दोनों में है तो 1 और 4 सही होगा, ये सही होगा, ठीक है। नाउ फिफ्थ और थर्ड में देखना कौन सही है। वेलफेयरिज्म, हाँ वेलफेयरिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी दिखाता है ना। समाज सेवा किसमें होती है, वेलफेयरिज्म, सेवा, सेवा एनीथिंग दैट, सेवा इज अ टर्म दैट इज, वेलफेयरिज्म इज अ टर्म दैट इज रिलेटेड टू सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड प्रॉफिट इज अ टर्म दैट इज रिलेटेड टू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो फिफ्थ सही हो जाएगा, तो यहाँ पे 1, 4 एंड 5 डी इज द करेक्ट आंसर। 77, which of the following are the tool used under qualitative credit control tool under monetary policy by the Reserve Bank of India? ठीक है, क्वालिटेटिव है ना, क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी पूछा है। मॉनेटरी पॉलिसी जिसका हेड कौन होता है, गवर्नर ऑफ द आरबीआई, एंड फिजिकल पॉलिसी जिसका हेड कौन होता है, द फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल पूछा है, विच इज टूल अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। यस, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है उसको रेगुलेट करना एक तरह का क्वालिटेटिव है। ठीक है, क्वांटिटेटिव में क्या होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, है ना। इशू ऑफ डायरेक्टिव्स ये एक तरह का भी एक क्वालिटेटिव है, बट मोरल सुएजन भी एक तरह का क्वालिटेटिव है, बट जो कैश रिजर्व रेशियो है एक तरह का क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है। क्वांटिटेटिव क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होता है, जो CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, वो हमको RBI के पास रखना पड़ता है। ऐसा अमाउंट ऑफ मनी जो कि हम RBI के साथ जमा करते हैं उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ओके, सो हमने RBI के साथ कैश रखा है, अगर RBI चाहे तो बोल सकते हैं भाई मेरे को CRR ज़्यादा देना, मेरे पास जो पैसा तुम रखोगे वो ज़्यादा कर देना। तो जिस चीज़ क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी है ना, जो मनी का जो क्वांटिटी है वो हम कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन हमने बोला यहाँ पे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट को रेगुलेट करना, जो डायरेक्टिव्स है उसको इशू करना, और जो मॉरल सुएजन है मतलब चीज़ों को एब्जॉर्ब करना, जो मनी सप्लाई है उसको एब्जॉर्ब करना। जो मनी सप्लाई है, सुएजन मतलब होता है खींच लेना, है ना। जैसे एक जो अपने पास क्या होता है, एक स्पॉन्ज होता है वो पानी को सोख लेता है, उसी प्रकार मोरल सुएजन में क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा मनी सप्लाई है, एक्स्ट्रा मनी है जो इकोनॉमी में, जो कि क्या कर रही है, इन्फ्लेशन कस कर दिया, उसको खींच लेना। खींचने का तरीका क्या हो सकता है, टैक्स इंक्रीज कर देंगे तो खींचा जा सकेगा। ऐसा तक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, ठीक है। सो करेक्ट पूछा है हमसे 1, 2 एंड 3, दिस आर द क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल्स। ओके, फिर 78 की बात करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू कॉबवेब फिनोमिना। कॉबवेब फिनोमिना वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारा एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, जो कॉबवेब फिनोमिना है वो जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है ना, जो अपने पास प्राइस फ्लक्चुएशन होता है जिससे फार्मर की दुविधा बढ़ जाती है, दैट लीड्स टू फार्मर डिस्ट्रेस, इज व्हाट वी कॉल्ड कॉबवेब फिनोमिना। कौन सा फिनोमिना, कॉबवेब फिनोमिना, जो कि जुलाई महीने में बहुत सारे देखने। ये देखो, ये जुलाई वाला जो महीना हो ना, यहाँ पे धान खरीदी और बेची जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे जुलाई के करंट अफेयर्स में था 2021 में, क्योंकि ये समझना जरा कॉबवेब फिनोमिना न्यूज़ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे फार्मर डिस्ट्रेस हुआ। क्यों फार्मर डिस्ट्रेस हुआ, इसलिए क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ। प्राइस फ्लक्चुएशन कैसे हो रहा है, साइक्लिकल मैनर में हो रहा है, कम हुआ फिर ज़्यादा हुआ। देखो, चावल ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया तो चावल किसी ने उगाया नहीं, चावल किसी ने उगाया नहीं तो प्राइस बढ़ गया। सो इट साइक्लिकल फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कॉबवेब फिनोमिना, है ना, जिससे क्या होता है, फार्मर डिस्ट्रेस होता है। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। कॉबवेब फिनोमिना वेरी इंपॉर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर।
ओके नाउ 79 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इस्लामिक और सीरिया बैंक्स। कौन से बैंक? इस्लामिक और सीरिया बैंक, जो कि जनरली इस्लामिक कंट्रीज़ में, जैसे कि अपने पास यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ पे क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। पहला स्टेटमेंट है ना, तो सीरिया बैंक्स में क्या होता है, यहाँ पे इस्लाम में क्या होता है, एक तरह का एक नियम है कि यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, किसी को इंटरेस्ट देना अलाउड नहीं है, ठीक है ना। बैंक से आप बैंक में जमा करोगे, बैंक से लोन लोगे तब भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा आपको, है ना। एक तरह का क्या है, एक तरह का नियम है। सो ये पहला एक मेन चीज़ होता है जो कि सीरिया बैंक या फिर इस्लामिक बैंक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट इज़ अ फाइनेंस सिस्टम बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ चार्जिंग लो इंटरेस्ट रेट, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग लो इंटरेस्ट रेट। नो, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चार्ज ही नहीं किया जाता, लो इंटरेस्ट रेट की तो बात ही नहीं होती, यहाँ पे तो इंटरेस्ट रेट ही नहीं देना पड़ता लोन के लिए। ओके, तो पहला गलत हो गया। अगर पहला गलत हो गया तो हमसे पूछा करेक्ट है, करेक्ट जब हमसे पूछा गया है पहला दूसरा ए और बी ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि यहाँ पे पहला ऑप्शन है और दूसरा दोनों में कॉमन है सी और डी में, तो यहाँ पे दूसरा सही होगा ही होगा ना। 23rd स्टेटमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सीरिया बैंकिंग सिस्टम फॉर 2021 एज इट एड इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये गलत है क्योंकि देखो, अगर इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अगर हम लोन्स पे इंटरेस्ट ना चार्ज करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ा सा मुश्किल है। मानता हूँ एक आइडियल सिचुएशन में लोन से इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन इस तरह से डेवलपमेंट मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पे जो रिजर्व बैंक था, ये न्यूज़ में इसीलिए था कि रिजर्व बैंक ने सोचा था कि इसको इम्प्लीमेंट करें, बट एक खारिज हो गया, ठीक है ना। ये इसको हटा दिया गया, इसको नहीं हम इंडिया में ये लागू नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल है। ओके, सो पहला स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। हमसे करेक्ट पूछा टू ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विथ रेफरेंस टू किसान सारथी प्लेटफॉर्म, ये भी था करंट अफेयर में जुलाई 2021 में। विथ रेफरेंस टू किसान सारथी प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म? किसान सारथी, नाम समझ आ रहा है यार, नाम से हमेशा काम समझ आता है क्या बोलना चाह रहा है। किसान का साथी है, ठीक है ना, किसान का सारथी है। हमेशा गवर्नमेंट जो भी स्कीम बनाती है उसका नाम भी ऐसा रखती है कि एक नाम से समझ आ जाए कि स्कीम कहना क्या चाहता है, इसीलिए हमेशा नाम से फोकस करो, काम पे बाद में देखा जाएगा। सो किसान सारथी प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ जॉइंटली लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जरा दिमाग में सोचो भाई, किसान है तो उसको फाइनेंस कैसे करेगी है। सो इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, नॉट बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। जो पहला गलत हो गया तो हमने हटा दिया, एलिमेंट कर दिया किसको? ए और सी को, क्योंकि हमको करेक्ट पूछा गया। अब ये जो है ना किसान सारथी प्लेटफॉर्म, ये करता क्या है ना, ये किसान सारथी प्लेटफॉर्म है, ये करता क्या है? ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है क्या? नहीं, ये असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात ही नहीं होती। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसान, नाम समझ रहे हैं, किसान सारथी है, किसान का दोस्त है। दोस्त क्या करता है भाई? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फाइनेंस तो नहीं देता, यहाँ पे फाइनेंस वाली असली ज़िंदगी में देता है, बट यहाँ पे नहीं देता है, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देता, ये इन्फॉर्मेशन देता है। राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम, राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। तो जो किसान सारथी प्लेटफॉर्म है, इट प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। ओके, सो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, इट हेल्प फार्मर टू इंटरेक्ट एंड अवेल पर्सनलाइज्ड एडवाइजरीज ऑन एग्रीकल्चर। दूसरा भी गलत है, तो यहाँ पे हमने एलिमिनेट जब दूसरा कर दिया तो सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, 3 ओनली। मतलब इट हेल्प द फार्मर टू इंटरेक्ट एंड अवेल पर्सनलाइज्ड एडवाइजरीज ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एरियाज डायरेक्टली फ्रॉम द रेस्पेक्टिव साइंटिस्ट ऑफ कृषि विज्ञान केंद्रास। बिल्कुल सही है। जो किसी विज्ञान केंद्र होते हैं वहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं इन द मैटर ऑफ एग्रीकल्चर की, कौन सा धान कहाँ पे उगाना है और कौन सा कितना समय तक उगाना है और कौन सी मिट्टी में कौन से बीज, कौन सी सीड अच्छे से ग्रो करेंगे। ये किसान विज्ञान केंद्र जो होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के वीकेस, वहाँ को पता होता है। तो उनको इन्फॉर्मेशन पता है, लेकिन किसान तक पहुँचाएंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ द किसान सारथी प्लेटफॉर्म, जिसको डेवलप किया गया था रिसेंटली। ओके, इसीलिए तो बनाया गया था। चीज़ें न्यूज़ में आती है इसलिए कि कुछ काम है उस चीज़ का, उसकी ज़रा इंपॉर्टेंस है इसलिए। ओके, सो तीसरा सही हो जाएगा, हमको सही पूछा गया था तीसरा, दैट इज बी, 3 ओनली। नाउ विथ रेफरेंस टू मात्स्य सेतु ऐप, विच ऐप? मात्स्य सेतु ऐप रिसेंटली इन न्यूज़, ये भी करंट अफेयर्स में था, करंट अफेयर्स जुलाई 2021। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो इज करेक्ट? करेक्ट पूछा गया हमसे।
It will provide information to the coastal people regarding hotspot areas suitable for fishing activities. कौन से एरिया suitable for fishing activities ना. माछ से सेतु ऐप क्या है, एक तरह का मछली पकड़ने के लिए एक इंपॉर्टेंट थी ना, मछली पकड़ने वालों के लिए अच्छा था, क्योंकि जो माछ से सेतु ऐप है क्या करता है, इट इम्पार्ट्स नॉलेज रिगार्डिंग ब्रीडिंग ऑफ फिश, सीड प्रोडक्शन, ब्रीडिंग ऑफ फिश, सीड प्रोडक्शन एंड ग्रोथ आउट कल्चर, है ना. मछली कैसे पकड़ना है, मछली कैसे उगाना है, मछली का खाना कैसे करना है, ये बताता है हमको माछ से सेतु ऐप. इट विल इम्पार्ट नॉलेज रिगार्डिंग ब्रीडिंग ऑफ फिश, सीड प्रोडक्शन एंड ग्रोन आउट कल्चर ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंट फिशेस. कोई सा भी मछली नहीं, जो मछली को बेचने से पैसा मिले बस वही मछली के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है माछ से सेतु ऐप. फिर 82, अरे यार लाइन पे क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर से, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है. जुलाई जो क्वेश्चन पक्का छप चुका है लग रहा है, क्योंकि जुलाई 2021 से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. निपुण भारत मिशन, निपुण भारत नाम समझ रहे हैं, निपुण भारत मिशन, ठीक है ना. लॉन्च रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. It is a mission to achieve a goal of universal proficiency in foundational literacy and numeracy for every child by the grade of 3. मतलब 3rd क्लास तक वो सब चीज़ जो न्यूमरेशन बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो बेसिक फाउंडेशनल न्यूमरेसी और फाउंडेशन लिटरेसी जो होता है ना, 3rd, जैसे बच्चे पहले क्या होता था, पहले जो 6th क्लास में ABCD पढ़ाया जाता था, लेकिन ये निपुण भारत मिशन ये बोलता है कि भाई 3rd स्टैंडर्ड तक बच्चे को एक बेसिक कैलकुलेशन जो कि प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन और एडिशन, जो प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक बेसिक लेवल तक पता होनी चाहिए, एक बेसिक लेवल तक लिटरेसी होनी चाहिए कि हाँ भाई ए फॉर एप्पल, ए फॉर एक स्पेलिंग बनाना, एक लेटर बनाना आ जाना चाहिए, एक वर्ड बनाना आ जाना चाहिए. बस इतना बोलता है, क्या बस इतना नहीं, मतलब ये बोलता है कि इतना तो कम से कम आए, जिससे उसका फर्दर डेवलपमेंट बाद में जो सक्सेसिव ग्रेड्स होंगे उसमें अच्छे से हो. ये बोलता है निपुण भारत मिशन. ओके, नाउ कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर विथ रेफरेंस टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. हमको पूछा गया टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, तो देखो इसमें हम लोग लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं. वॉकिंग इन्फ्लेशन मतलब चल रहा है मतलब एक कांस्टेंट लेवल पे चल रहा होगा, ठीक है. तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन स्लोली इंक्रीज ओवर टाइम एट 2 to 3%. यार इंक्रीज नहीं होगा ना, वॉकिंग मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे चल रहा है, तो ये वही कांस्टेंट रहेगा, एक सिंगल डिजिट में ही रहेगा, ठीक है ना. वॉकिंग इन्फ्लेशन मतलब सिंगल डिजिट में, याद रखना. वॉकिंग इन्फ्लेशन मतलब सिंगल डिजिट. तो सिंगल डिजिट कहाँ है, यहाँ पे तो नहीं है. और क्रीपिंग, यार यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है. इन्फ्लेशन की बात करनी है अपने को, और इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है, तो इन्फ्लेशन में पहले तो हम बात करेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन की. एक की टर्म्स होते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन में, क्या होता है सिंगल डिजिट में रहता है. वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है सिंगल डिजिट में रहता है. क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब कैसा कर रहा है, सांप की तरह क्रीप कर रहा है, मतलब क्या रहेगा, है ना, मतलब क्या रहेगा 2 to 3%, बहुत कम, बहुत समीर के एकदम परेश, मतलब 2 to 3% में ही क्या करेगा, ये स्लोली इंक्रीज करेगा ओवर टाइम एट 2 to 3%. उसके बाद ये इंटरचेंज है, ठीक है ना. क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो होता है वो स्लोली इंक्रीज होता है टाइम बाय 2 to 3%, और वॉकिंग इन्फ्लेशन मतलब सिंगल डिजिट में रहता है. फिर बात करते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन की, ठीक है. कौन सी इन्फ्लेशन की, गैलोपिंग इन्फ्लेशन. गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट जो होता है 10 से 50% तक इंक्रीज हो जाता है. ओके, और एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन, एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन विच इज़ यूजुअली ओवर 50%. ज़्यादा ही बड़ा इन्फ्लेशन, हाइपर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन विच इज़ ओवर 50%. ओके, सो ये भी सही है, ये भी सही है. हमसे पूछा क्या है, करेक्टली मैच, दैट इज 3 and 4, बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, फिर हमसे पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू 84 नंबर क्वेश्चन बोलता है विथ रेफरेंस टू पोवर्टी गैप इन कंट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पोवर्टी गैप क्या होता है यार, पोवर्टी गैप इज द डिफरेंस इन पोवर्टी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन, देख लेते हैं पहले तो लिख देते हैं. पोवर्टी गैप पहले समझ लेते हैं, फिर स्टेटमेंट पढ़ेंगे. पोवर्टी गैप नाम से क्या समझ आ रहा है अपने को. पोवर्टी गैप क्या होता है, ये पोवर्टी गैप जो होता है वो पोवर्टी लाइन और मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस होता है.
ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, द पॉवर्टी गैप इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पॉवर्टी लाइन एंड द मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ अ हाउस होल्ड, ये सही है। द ग्रेटर द पॉवर्टी गैप द फ्यूअर ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस पॉवर्टी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर पॉवर्टी गैप ज़्यादा है, ठीक है, अगर पॉवर्टी गैप ज़्यादा है तो हमको इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो सेम रहेगा पॉवर्टी लाइन, इसको क्या करना पड़ेगा, पॉवर्टी गैप को कम करना है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो होगा उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। सो द फ्यूअर ट्रांसफर नॉट फ्यूअर, मोर ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड। ओके, दूसरा गलत हो जाएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अविज आर करेक्ट, वन ओनली, ए। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू इन्वेंट्रीज। ओके, पहला स्टेटमेंट, पहले तो इन्वेंट्रीज क्या होते हैं, इन्वेंट्रीज जो होते हैं वो अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स होते हैं। अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स होते हैं, और पहला स्टेटमेंट ये बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं, इन्वेंट्रीज आर स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल मतलब ये वन स्पेसिफिक टाइम पे दिखे जाते हैं, ठीक है ना, बिकॉज दे आर मेजर्ड एट वन स्पेसिफिक टाइम, दैट्स वाई इनको क्या बोलते हैं, स्टॉक वेरिएबल। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का एक टर्म होता है, कॉन्सेप्ट होता है इन्वेस्टमेंट का, और इन्वेस्टमेंट को भी इन्वेंट्रीज के टर्म में मेजर करते हैं। इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, द चेंज इन इन्वेंट्रीज, कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं स्टेटमेंट, दे आर एरिया ऑफ अनसोल्ड फिनिश गुड्स, यस यही तो हमने बात की थी। इन्वेंट्रीज क्या होते हैं, दे आर द एरिया ऑफ अनसोल्ड फिनिश गुड्स एंड दे आर फ्लो वेरिएबल, नो दे आर नॉट फ्लो वेरिएबल, दे आर स्टॉक वेरिएबल, इनको क्या कहते हैं, स्टॉक वेरिएबल होते हैं, तो ये गलत हो गया। ओके, द चेंज इन द इन्वेंट्रीज ऑफ अ फर्म इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट को मेजर किसके टर्म में करते हैं, इन्वेंट्रीज के टर्म में करते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अब इज आर करेक्ट, करेक्ट पूछा हमसे 1 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, 86 क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, मनरेगा। अब मनरेगा की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मनरेगा तो जो मनरेगा होता है ये 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, प्रोवाइड करता है इन टू ऑल रूरल हाउस होल्ड, ओके। और ये जो है, हाँ बिल्कुल सही है। और इसको जो इम्प्लीमेंट कौन करता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और क्या बात हुई, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हुआ तो हु इज ऑब्लाइज्ड टू पे द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड, है ना, उसको उसकी मजबूरी है कि उसको देना पड़ेगा क्या, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। जी किसी ने क्या किया, किसी को काम नहीं मिल पाया, ठीक है, तो उसको क्या देना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट देगा। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को। पहला स्टेटमेंट, मनरेगा इट प्रोवाइड 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट एक्सक्लूसिवली टू पुअर हाउस होल्ड, नॉट टू द पुअर हाउस होल्ड, टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। whose adult member volunteers to do unskilled manual work, ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड टू पे एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यस, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी मजबूरी है कि उसको क्या देना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा, इन केस एन एलिजिबल एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड वर्क विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, बिल्कुल सही है। थर्ड, द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत अप्रूव द वर्क अंडर द मनरेगा टू फिक्स देयर प्रायोरिटीज, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत इसको इंप्लीमेंट करते हैं और देयर प्रायोरिटी को फिक्स करते हैं, ठीक है, अप्रूव करते हैं। करेक्ट पूछा है हमसे 2 and 3, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 87 नंबर का जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। एसएलआर की चर्चा करते हैं, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, सो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, एक तरह का, है ना, जो बैंक्स होते हैं उनको खुद के पास, एज से स्टैट्यूटरी, एज से सेल्फ, खुद के पास क्या रखना पड़ता है, एक अमाउंट रखना पड़ता है, ठीक है ना, एक अमाउंट रखना पड़ता है, डिपॉजिट करके रखना पड़ता है खुद के पास, जो कि किस फॉर्म में होता है, लिक्विड कैश के फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड कैश के फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड के फॉर्म में हो सकता है,
गोल्ड के फॉर्म में हो सकता है और क्या के फॉर्म में हो सकता है, सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में हो सकता है। ओके, खुद के पास। ये हो गया स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। और क्या होता है, और ये होते हैं ना, ऐसे कोई भी बैंक्स नहीं है जिनको, जैसे शेड्यूल्ड बैंक्स हो गए हैं ना, ऐसे कोई बैंक्स नहीं है जो कि जिनको SLR मेंटेन नहीं करना पड़ता। ऑल बैंक्स आर ऑब्लाइग्ड, ओके, ऑल बैंक्स आर ऑब्लाइग्ड, ऑल बैंक्स आर ऑब्लाइग्ड टू मेंटेन SLR, ओके। और उसके बाद SLR जो होते हैं ना, इनमें इंटरेस्ट मिलता है, मतलब इनमें क्या होता, और ये SLR क्यों रखते हैं फिर, SLR रखने का वजह क्या है, SLR रखने का वजह है लेंडिंग के समय पैसे की कमी ना हो जाए, फॉर लेंडिंग पर्पस, SLR फॉर लेंडिंग पर्पस। SLR इज़ फॉर व्हाट, SLR इज़ फॉर लेंडिंग पर्पस। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अब इज़ आर करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, कैश ऑनली बोलता है। द कमर्शियल बैंक हैव टू मैंडेटरी मेंटेन सर्टेन डिपॉजिट ऑफ SLR इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश ओनली, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। ये गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड कैश के फॉर्म में हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में हो सकता है, फिर तीनों के फॉर्म में हो सकता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इफ फर्स्ट इज इनकरेक्ट देन वी हैव एलिमिनेटेड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। बचा क्या, सी एंड डी। तो सी थ्री दोनों में कॉमन है, तो सी सही होगा। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेंटेनिंग SLR, नॉट सारे के सारे बैंक्स जो होते हैं उनको SLR देना पड़ता है, सारे के सारे बैंक्स को SLR देना पड़ता है। सो इट इज़ इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है डी, 3 ओनली। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फिजिकल मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। फिजिकल मेजर कौन सा है, ठीक है। तो देखो, एक तरह का होता है फिजिकल मेजर होता है, एक मॉनेटरी मेजर होता है, ठीक है ना। फिजिकल एक होता है मॉनेटरी, ठीक है। मॉनेटरी में हम क्या करते हैं, मनी सप्लाई को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, और फिजिकल में हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को देखते हैं। ये इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। तो क्रेडिट राशनिंग एक तरह का मॉनेटरी है, मॉनेटरी फिजिकल मेजर है। डायरेक्ट एक्शन एक तरह का मॉनेटरी है। एंड रिडक्शन इन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ये तरह का क्या है, फिजिकल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की चीज़ है। नॉन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। इंक्रीजिंग बैंक रेट ये RBI के हाथ में, ठीक है ना। मॉनेटरी को RBI मेंटेन करता है, और फिजिकल को जो है फाइनेंस मिनिस्टर मेंटेन करता है, RBI गवर्नर मेंटेन करता है, और मॉनेटरी रेट्स को मेंटेन कौन करता है, मेजर को फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल लीड टू कंट्रोल एंड इन्फ्लेशन, जिससे क्या हो जाएगा, अपने पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो हम लोगों के पास पैसा कम बचेगा, लोगों के पास पैसा कम बचेगा तो इन्फ्लेशन भी कम होगा। नाउ 89th नंबर क्वेश्चन, 89th, विथ रेफरेंस टू नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी है, तो अपने पास अनएम्प्लॉयमेंट में 3 तरह का एम्प्लॉयमेंट है। पहला है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल में क्या होगा, एग्जिबिटिंग अ मिसमैच बिटवीन स्किल पोसेस्ड बाय पीपल एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब, ठीक है ना। क्या होता है, एक मिसमैच होता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, मिसमैच होता है। कैसे कि जो आदमी, जैसे कि प्लम्बर है, प्लम्बर आदमी एक खाली है, लेकिन उसको जो आदमी जो एम्प्लॉयमेंट चाहता है, मतलब जो आदमी काम कराना चाहता है, वो उसको प्लम्बर की नहीं, उसको इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मिसमैच है बिटवीन व्हाट, बिटवीन दी स्किल पोसेस्ड एंड स्किल रिक्वायरमेंट। मिसमैच बिटवीन स्किल पोसेस्ड एंड स्किल्ड रिक्वायर्ड, स्किल पोसेस्ड एंड स्किल रिक्वायर्ड। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें कोई आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी पे कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा हो, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उसमें एम्प्लॉयमेंट में भी क्या है, आउटपुट पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट है बट उसमें कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, आउटपुट पे कोई कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, ओके। मतलब जो इकोनॉमी आउटपुट पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसके बाद फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है, वर्कर चूजिंग टू लीव देयर जॉब्स इन सर्च ऑफ न्यू वंस एंड वर्कर एंटरिंग द फोर्स। एक तरह का क्या है, कुछ वर्कर छोड़ के जा रहे हैं, नए वर्क की तलाश में, कुछ वर्कर आ रहे हैं,
वर्क फोर्स में, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जिबिटिंग अ मिसमैच। यस, देयर इज अ मिसमैच बिटवीन व्हाट स्किल पोसेस्ड एंड बाय पीपल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब्स, ये सही है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन एम्प्लॉयमेंट दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, ये भी सही है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, वर्कर चूजिंग टू लीव देयर जॉब्स इन सर्च ऑफ न्यू वंस एंड वर्कर एंटरिंग द वर्क फोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी सही है ना। क्या है, एक तरह का एक वर्कर आ रहा है, कोई वर्कर जा रहा है, कोई वर्कर। करेक्टली मैच पूछा हमसे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमसे पूछा क्या गया है, आरआरबी के बारे में पूछा गया, दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में पूछा गया है, रीजनल रूरल बैंक्स। ओके, तो रीजनल रूरल बैंक्स की चर्चा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, जो आरआरबीज होते हैं ना, है ना, they have to provide 75% of their fund to the public in the form of public sector priority sector lending, PSL के फॉर्म में 75% जो इनका क्रेडिट्स होता है उसको PSL में देना पड़ता है। उसके बाद आरआरबी में क्या होता है, जो रेशियो होता है ना, हाईएस्ट इक्विटी ऑफ आरआरबी इज हेल्ड इन स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, जो इक्विटी होता है ना आरआरबी के अंदर जो इक्विटी होता है वो 50:15:35 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 50 टू द सेंटर, 15 टू द स्टेट एंड 35 टू द स्पेशल बैंक्स। ओके, सी से मतलब सेंट्रल बैंक्स, एस मतलब स्टेट बैंक। ओके, आरआरबी हैव टू प्रोवाइड 75% टोटल क्रेडिट अंडर PSL, बिल्कुल सही है। The highest equity of IRB is held by the state government followed by the central government, गलत, highest is held by the central government and not by the state government। and यहाँ पे क्या है, एक होता है CRAR, that is capital risk requirement, okay, capital to risk weighted asset ratio, capital risk to weighted asset ratio, इसको बोलते हैं करार। यहाँ पे जो होता है वो 9% का CRAR होता है करार, that is capital रिस्क टू वेटेड एसेट रेशियो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया थर्ड स्टेटमेंट, द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो इज नॉट एप्लीकेबल। नो, यहाँ पे भी एप्लीकेबल, जो कि 9% का है, तो ये गलत हो गया। हमसे करेक्टली मैच पूछा है 1 ओनली। ओके, 91 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लिम्फेटिक फाइलिरेसिस। ये करंट अफेयर में था जुलाई 2021 के। लिम्फेटिक फाइलिरेसिस की बात करनी है तो जो लिम्फेटिक फाइलिरेसिस होता है एक तरह का क्या है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है, जिसे हम एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं। और ये क्या होता है, इसको मॉस्किटो बाइट से क्या होता है, ये ट्रांसमिट करता है। ओके, रिसेंटली इंडिया इन कोलैबोरेशन विद WHO लॉन्च द प्रोग्राम विद 2000 में ही क्या गया था, WHO के साथ, है ना, लॉन्च किया गया था ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलिरेसिस। WHO ने लॉन्च किया था ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलिरेसिस, WHO ने, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट इज़ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, बिल्कुल सही है। इट गेट ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन फ्रॉम नेग्लेक्टेड, ओके, फ्रॉम इन्फेक्टेड फ्लाइज, नॉट फर्स्ट फ्लाइज, इट इज़ थ्रू मॉस्किटोज। ओके, तो दूसरा गलत हो जाएगा। हमसे इनका पूछा है रिसेंटली इंडिया इन कोलैबोरेशन विद WHO, रिसेंटली कैसे भाई, ये 2000 में लॉन्च किया गया था। ओके, लॉन्च द ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलिरेसिस, गलत हो गया हमसे। तो इनकरेक्ट पूछा है हमसे, 2 and 3 इनकरेक्ट है, मतलब B इज द रिक्वायर्ड आंसर। Which one of the following measure can directly result in higher human capital formation in India in long time? Higher human capital formation किससे हो सकता है, ठीक है, higher human capital formation किससे हो सकता है, ये भी क्या है, एक तरह का बेसिक क्वेश्चन है यार, इकोनॉमिक्स का बेसिक क्वेश्चन है। ओके, हायर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट इन्वेस्टिंग इन बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। जब गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट जो हो वो क्या इन्वेस्ट करे, बेसिक हेल्थ में इन्वेस्ट करे और एजुकेशन में, हेल्थ
and education are two key for any economic development. Per capita human capital formation. जापान ने भी इसे फोकस किया, हेल्थ पे फोकस किया, एजुकेशन पे फोकस किया, आज ये सुपर पावर बन गया है ना, डेवलप कंट्री बन गया। हम लोग भी फोकस करेंगे, हम भी बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में कुछ बताइए बोल रहे हैं। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, एक तरह का इंटीग्रेटेड जीएसटी है ना, ये ऑल इम्पोर्टेड गुड्स है ना, जो इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं उन पे क्या लगता है, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। ओके, उसके बाद जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, बिल्कुल सही है। जीएसटी क्या है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी क्या है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और यहाँ पे क्या होता है, मल्टी स्टेज कलेक्शन होता है। जीएसटी क्या है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जिसमें क्या होता है, मल्टी स्टेज कलेक्शन होता है ना। जीएसटी है ऐसे नहीं, सब पे अभी अप्लाई नहीं है, जैसे कि ऑयल्स हैं है ना, नेचुरल गैस हैं, ठीक है ना, पेट्रोलियम हो गया, इनमें जीएसटी नहीं लगता, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी, ठीक है ना। जो इंजन होती हैं, कैसे कि बोले तो कौन सी इंजन, जो इवेशन टरबाइन ऑयल होता है ना, वो भी इट इज़ ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी। यहाँ पे जीएसटी नहीं लगता, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगता। ओके, सो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जीएसटी के बारे में बात करना है। ऑल इम्पोर्टेड गुड्स आर चार्ज एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यस, इम्पोर्टेड वाले में क्या लगता है, IGST लगता है। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स दैट फॉलो अ मल्टी स्टेज कलेक्शन मैकेनिज्म। यस, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स विच फॉलो अ मल्टी स्टेज कलेक्शन मैकेनिज्म एंड जीएसटी रेट इज एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट ऑल। हमेशा ऑल आ जाना तो यहाँ पे सतर्क हो जाना, बट पहले वाले में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ठीक है। सो तीसरा गलत जाएगा, हमसे करेक्ट पूछा है 1, 2 इज करेक्ट, बी इज द रिक्वायर्ड आंसर। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। ओके, अब हमसे पूछा क्या गया है, ट्रांसफर पेमेंट्स की बात की गई है। कौन सी पेमेंट्स की बात की गई है, ट्रांसफर पेमेंट्स की बात की गई है। सो ट्रांसफर पेमेंट्स कैसे पेमेंट्स होते हैं, जैसे पेंशन, एग्जाम्पल बताऊँ ट्रांसफर पेमेंट का, पेंशन जो मिलता है ना लोगों को, ओल्ड एज पेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। ओल्ड एज पेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। ओके, सब्सिडाइज ग्रेन जो मिलता है वो नहीं है, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो मिलता है ना, ये ट्रांसफर पेमेंट है। कहीं भी अगर सब्सिडीज आ जाए ना तो सब्सिडीज आर नॉट ट्रांसफर पेमेंट्स। ओके, अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला, पेंशन टू एल्डरली पेड बाय द गवर्नमेंट। यस, इट इज़ अ ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बिना काम के पैसा मिल रहा है। एंड सब्सिडाइज ग्रेन टू सिटीजन अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मैंने बोला यहाँ पे सब्सिडी आ जाए, वो क्या है, एक तरह का ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यू हैव टू पे सम अमाउंट टू गेट द बेनिफिट। ओके, सो इट इज़ नॉट अ ट्रांसफर पेमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। यस, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ पे नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आ जाता है कुछ बिना काम किए, तो तीसरा भी हो जाएगा। फोर्थ, पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू फर्म्स अंडर द पब्लिक प्राइवेट मॉडल। यहाँ पे भी क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट, मतलब प्राइवेट सेक्टरीज को, यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले है ना इनको पे करता है, तो ये सर्विस प्रोवाइड किया ना, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइड किया, प्राइवेट कंपनीज ने क्या प्रोवाइड किया, सर्विस प्रोवाइड किया, उसको पे मिला। ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं है भाई, है ना, ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, ये कंडीशनल है ना, जो काम करेंगे उसी को मिलेगा। बट ट्रांसफर पेमेंट्स आर अनकंडीशनल, सबको मिलेगा। ओके, सो हमसे पूछा गया है करेक्ट हो जाएगा 1 and 3, बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस, DMEO। डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस की बात करनी है। ओके, तो ये जो DMEO है ये क्या है, ये एक अटैच्ड ऑफिस है अंडर नीति आयोग। इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस अंडर नीति आयोग, और ये क्या करता है, मैटर को सो मोटो, दैट इज़ ऑन इट्स ओन। सो मोटो क्या कर सकता है, मैटर को इवेल्युएशन के लिए ले सकता है, और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि, ठीक है, और ये मैंडेटेड है, ठीक है, मतलब इनको एडवाइस देना पड़ेगा, DMEO को एडवाइस देना पड़ेगा। किसको एडवाइस देना पड़ेगा, इट इज़ मैंडेटेड टू गिव एडवाइस टू द स्टेट, ओके, एंड ऑल्सो टू द टेक्निकल एडवाइस टू द स्टेट
क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, ये मेंटेन करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, ठीक है। तो मैंडेटेड टू प्रोवाइड एडवाइस टू द स्टेट, ओके, बिकॉज इट प्रमोट what it promote competitive federalism, it promote competitive federalism, okay। पहला स्टेटमेंट इज a statutory body, no it is not a statutory body, it is attached body under the नीति आयोग, under the administrative control of नीति आयोग, गलत है पहला। it can undertake evaluation of selected program and scheme on suo motu basis, बिल्कुल सही है, खुद से क्या सकता है, कुछ कुछ प्रोग्राम को ये क्या कर सकता है, इवेल्युएट करने के लिए ले सकता है। तीसरा स्टेटमेंट, इट हैज़ अ मैंडेट टू गिव टेक्निकल एडवाइस टू दी स्टेट इन इंडिया, बिल्कुल सही है, टेक्निकल एडवाइस, और क्या कर सकता है, टेक्निकल एडवाइस देता है स्टेट को, और मैंडेट किया गया है इसको, लेकिन क्यों, फॉर मेंटेनिंग द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। करेक्ट पूछा गया हमसे, दूसरा एंड तीसरा सही है, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ओके। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके। पहला स्टेटमेंट बोलता है कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स आर बोथ टाइप ऑफ फाइनल गुड इन एन इकोनॉमी, बिल्कुल सही है। जो कंजप्शन गुड होते हैं और जो कैपिटल गुड होते हैं, दोनों क्या होते हैं, एक तरह के फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक है। बट जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ड्यूरेबल्स होते हैं। कैपिटल में जैसे कि हमारे पास इसका ड्यूरेबल कैरेक्टर का होता है, एग्जाम्पल में आते हैं जैसे कि टूल्स हो गए, इम्प्लीमेंट्स हो गए, मशीन्स हो गए, ठीक है ना। और कंजप्शन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जैसे कि क्लॉथिंग, क्लॉथिंग एंड फूड, है ना, दे आर परचेज फॉर कंज्यूमिंग, ओके। सो दोनों क्या होते हैं, फाइनल गुड्स ही होते हैं, ओके। तो पहला सही हो जाएगा। स्टील, शीट एंड कॉपर आर एग्जांपल ऑफ कंजप्शन गुड, नो स्टील को हम लोग खाने पीने के लिए बोलते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ गुड, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरमीडिएट गुड। कैसा गुड है ये, इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि यहाँ पे इससे क्या बनाना है अपने को, कुछ मशीन बनाने हैं, सो इट इज़ अ इंटरमीडिएट गुड। थर्ड, कंप्यूटर एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बिल्कुल सही है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ही तो हैं, ये शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ी ना इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स का, लॉन्ग टाइम के लिए। टेलीविजन्स एंड कंप्यूटर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्यूरेबल्स। सो हमसे पूछा क्या है, करेक्ट 1 and 3, that is C option is correct। 97th, which of the following will not help in tackling the demand pull inflation। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है कि दो चीज़ होती है, एक सप्लाई होता है, एक डिमांड होता है, ठीक है। एक डिमांड होता है, एक सप्लाई होता है। अगर सप्लाई ज़्यादा है, अगर डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है, ठीक है ना, तो क्या होगा, जैसे कि मान लो 1 किलो, बस 1 किलो प्याज है और साले 10 आदमी लोग खरीदने के लिए रेडी हैं, तो इसका प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जो दुकानदार बोले भाई तुम्हें 50 में बेच रहा था लेकिन मैं 100 में बेचूंगा, लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। सो सप्लाई कम होने की वजह से इसका क्या हो गया, सप्लाई कम होने की वजह से और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इसका क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया। दैट इज़ व्हाट यू कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो किसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, डिमांड जो हो रहा है इस चीज़ को पुल कर रहा है, पुल किसको कर रहा है, प्राइस को। सो इट इज़ दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो हमको पूछा गया नॉट हेल्प इन टैकलिंग द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर एग्रीकल्चर सेस इंक्लूड कर दिया, ठीक है, एक तरह का टैक्स इंक्लूड कर दिया, तो जैसे टैक्स इंक्लूड किया तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा तो क्या करेंगे, इसको खरीदने के लिए ज़्यादा इच्छुक होंगे, क्या नहीं होंगे। तो क्या होगा, एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमसे पूछा गया नॉट, सो इट इज़ नॉट अ तरीका, मतलब इट इज़ नॉट एन आंसर, बिकॉज एक तरीका है ये, ओके। प्रिंटिंग एक्स्ट्रा मनी, नो, कभी भी प्रिंटिंग एक्स्ट्रा मनी एक तरीका हो ही नहीं सकता। तो ये यहाँ पर पास ये नॉट हेल्प इन टैकलिंग द डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो दूसरा होगा ही होगा। तीसरा, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू लाइन ऑफ सब्सिडीज़। अगर हम सब्सिडी इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, सब्सिडी इंट्रोड्यूस करेंगे तब भी क्या होगा, पैसा लोगों के पास ज़्यादा हो जाएगा तो और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो सही में एक तरीका ये भी नहीं है। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू लाइन ऑफ सब्सिडीज इज ऑल्सो नॉट अ वे फॉर
टैकलिंग द डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो दूसरा तीसरा तरीका नहीं है, हमसे यही पूछा कि तरीका कौन सा नहीं है, तो दूसरा तीसरा तरीका नहीं है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, दूसरा तीसरा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। विथ रेफरेंस टू द सर्विस सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज ऑफ 2021 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। सर्विस सेक्टर की बात करना है 2021 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, सर्विस सेक्टर अकाउंटेड फॉर मोर देन 50% ऑफ द टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड, बिल्कुल सही है। जो सर्विस सेक्टर है सबसे ज़्यादा जो GVA है वो कंट्रीब्यूट करता है इसमें, ओके। नाउ सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री, एम्प्लॉयर ऑफ द कंट्री, नो नॉट द सर्विस सेक्टर, द एग्रीकल्चर एंड देन द सर्विस सेक्टर, ठीक है। दूसरा गलत हो जाएगा। सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, बिल्कुल सही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, सर्विस सेक्टर में ही होते हैं। जैसे कि सर्विस सेक्टर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, है ना, लाइक कम्युनिकेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फाइनेंशियल मैटर्स हो गया, ये सब। करेक्ट पूछा है 1 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू डिफरेंट मेथड ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP कैलकुलेशन। करेक्ट पूछा है हमसे। द एक्सपेंडिचर मेथड इंक्लूड पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड, ठीक है ना। GDP में क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या पर्सनल कंजप्शन इंक्लूड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इनकम मेथड टेक इनटू अकाउंट द कमीशन चार्ज, यस, इनकम मेथड में कमीशन चार्ज को अकाउंट करते हैं। वैल्यूड मेथड में क्या होता है, हम लोग नॉन इकोनॉमिक और इंटरमीडिएट गुड्स को क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है ना। सब करेक्ट हो जाएगा डी। 3 मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यूएडेड मेथड, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, और इनकम मेथड में जो कमीशन है ना उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, और एक्सक्लूड किससे करते हैं, वैल्यूएडेड मेथड में हम एक्सक्लूड किसको करते हैं, नॉन इकोनॉमिक और इंटरमीडिएट गुड्स को इसमें क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, ओके। सब सही जगह तो दी हो जाएगा सही आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, विथ रेफरेंस टू द मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अडेप्टेड बाय द अर्स्टविल प्लानिंग कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 मॉडल हम लोग मेन बात करते हैं, एक तो है अपने पास, पहला है हारोड डोमार मॉडल, ठीक है। ये बोलता है एम्फेसाइज ऑन जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट की बात करता है, हारोड डोमर मॉडल। और एक है महलनोबिस मॉडल, दैट इज PC महलनोबिस, ये बोलता है प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, ओके। सो यहाँ पे यही स्टेटमेंट पूछा गया, पहला हारोड डोमर मॉडल एम्फेसाइज ऑन रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है। PC महलनोबिस मॉडल फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड, बिल्कुल सही है, हमसे कट पूछा गया है बोथ 1 and 2 C।